आज हम लोगों को पढ़ना है पद परिचय। पद परिचय, देखो ध्यान दीजिएगा, पद परिचय कहने के लिए एक टॉपिक है, लेकिन ये हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 जब हमने संज्ञा शुरू करी तब से लेकर और हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी है वहां तक की जितनी भी चीजें हैं उन सब का रिवीजन है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इतने सारे दिनों में जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवीजन करना होगा। यानी आप जो भी पढ़ते आए हैं उन सबको अपने दिमाग में आप लोगों को रखना होगा। पद परिचय, अगर हम बात करें इस शब्द की, पद परिचय, पद परिचय आप इससे समझ सकते हैं कि पद यहाँ पर हम उन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं जिन शब्दों को हमने पदवी दी है, जिन्हें हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अव्यय शब्द, इन सब की पदवी दी है। हम उन्हीं शब्दों की बात कर रहे हैं और अब उन शब्दों का हमको क्या करना है, परिचय देना है। परिचय क्या होता है? परिचय होता है मतलब उनके बारे में बताना कि वो क्या है। तो ये जो पद परिचय है, ये पद परिचय आपका किसमें होता है? किसी वाक्य के अंदर होता है। एक वाक्य आपको लिखा रहेगा, उस वाक्य में आपको किसी एक शब्द को पॉइंट करके, किसी एक शब्द को रेखांकित करके आपसे पूछा जाएगा कि इसका पद परिचय बताना है। पद परिचय मतलब अब वो वाक्य में किस रोल में है, मतलब किस पद पे है, कर्ता के पद पे है, कर्म के पद पे है, उसका लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, वो अगर संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, संज्ञा का कौन सा भेद है, अगर वो विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है, अगर वो क्रिया है तो क्रिया में उसका लिंग और वचन क्या है और वो कौन सा भेद है। ये सारी चीजें, यानी ये सब आपको बताना होता है। तो बहुत सिंपल है, एकदम से सरल है और एक तरह से एक गेम की तरह है। तो चलो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे, एक एक करके इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अपना नोट्स निकालिए, जहाँ पे आपका ये नोट्स दिया हुआ है, इसमें थोड़े से फैक्ट को लेके चलेंगे हम। तो बात करते हैं यहाँ पे हम इसके पॉइंट की पहले, यानी पद परिचय हम कितने नामों से जानते हैं पद परिचय को। तो देखो यहाँ पे दिया है वाक्य विवरण, वाक्य विवरण के नाम से जानते हैं पद परिचय को। पद निर्देश के नाम से जानते हैं पद परिचय को। पद निर्णय के नाम से जानते हैं, पद विन्यास के नाम से जानते हैं, शब्द बोध के नाम से जानते हैं और पद विश्लेषण के नाम से जानते हैं। यानी इतने सारे नामों से इनको अलग अलग विद्वान, अलग अलग किताबें इतने नामों से इस पद परिचय के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में किसी भी नाम से आए तो आपको ये बात जाननी है कि हम यहाँ पर पद परिचय करने वाले हैं, यानी किसी भी पद का परिचय देना है हमें। अब ये कैसे होता है, यानी अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा इनके बारे में दी हुई है, लिखी हुई है कि किसी भी पद का हमें जो व्याख्या करनी है वो हमारा क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे मान लो हम यहाँ पर पद परिचय के बारे में एक मैं उदाहरण लेती हूँ और उस उदाहरण से आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे हमने वाक्य लिया, हमने कहा दीपक ने पुस्तक पढ़ी। और आपसे कहा गया कि यहाँ पर जो दीपक शब्द है, क्या, दीपक शब्द, इसका पद परिचय आपको करना है। तो देखो अब आप इसका पद परिचय कैसे करोगे वो यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहले आप जानेंगे कि ये दीपक जो है, ये हम स्टार्टिंग के, बिल्कुल स्टार्टिंग के पहले दिन में चले जाएंगे कि हमने सबसे पहले ना संज्ञा से शुरुआत करी थी। तो हम देखेंगे कि क्या ये दीपक शब्द एक संज्ञा शब्द है। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, ये दीपक जो है एक क्या है, संज्ञा शब्द है। अब हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, एक संज्ञा है। फिर अब हम जानते हैं कि हमने संज्ञा के भेद भी किए थे। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम संज्ञा के भेद में जाएं तो ये दीपक कौन सी संज्ञा में आएगा, इसका भेद कौन सा होगा। तो फिर हमें पता चलता है कि हम इसको व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? व्यक्तिवाचक में रख सकते हैं।
ठीक है, चलो हमने व्यक्तिवाचक रख लिया। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ने के बाद यानी संज्ञा के भेद पढ़ने के बाद हमने पढ़ा संज्ञा के वचन या संज्ञा का लिंग। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिंग की बात करें तो दीपक कौन सा लिंग है, तो हमें यहाँ पता चलता है कि दीपक जो है वो हमारा पुल्लिंग है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये जो हमारी संज्ञा है ये क्या है, पुल्लिंग है। अब हम बात करेंगे इसके वचन की। तो दीपक हमारा यहाँ पर कौन सा वचन है, तो दीपक हमारा कौन सा वचन है ये हमें देखना है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि दीपक जो है वो यहाँ पर हमारा एक वचन है, यानी एक ही लड़का है, एक ही लड़की की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमें यहाँ पता चलता है कि ये जो संज्ञा है हमारी ये क्या है, एक वचन है। ठीक, अब इसके बाद वचन के बाद हमने क्या पढ़ा था, वचन के बाद हमने पढ़ा था कारक। अब अगर हम देखें कि इस वाक्य में दीपक जो शब्द है ये कौन सा कारक है, तो आपको इसकी जो यहाँ पर कारक चिन्ह है इससे मदद मिल जाएगी। ने कारक चिन्ह आया है तो मतलब कि ये क्या है, एक कर्ता है। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये कारक कौन सा है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक। ठीक है, तो इस तरह से यानी हमको यहाँ पे पता चला कि ये जो हमारा दीपक शब्द है, ये दीपक शब्द इसमें कौन कौन से यानी इसमें ये पद किस किस पद पर आया है। तो हम यहाँ देखते हैं संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, फिर संज्ञा में इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, एक वचन है, ये कारक कौन सा है, कर्ता कारक है। अब अगर हम वाक्य में भी इसका परिचय देना चाहें तो आप लोगों ने वाक्य के अंग पढ़े थे। वाक्य के अंग में हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंग दो होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। अगर हम बात करें कि ये जो दीपक शब्द है ये हमारे वाक्य में उद्देश्य है या विधेय, तो हमें पता चलता है कि क्योंकि ये कर्ता के स्थान पर आया है और कर्ता हमारा क्या था, उद्देश्य था, तो हम यहाँ कह सकते हैं यानी अगला इसका पद परिचय हम यहाँ पर बता सकते हैं कि वाक्य में उद्देश्य, क्या कह सकते हैं, वाक्य में उद्देश्य। ठीक है, तो इस तरह से इस शब्द का ये सारा पद परिचय है। तो बताइए इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी, इतना सिंपल है, बिल्कुल सरल है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अच्छा मुझे ये बताइए, तो जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया ये बात समझ में आई आप लोगों को कि हमें किस तरह से परिचय करना है किसी भी पद का। अब हम एक एक करके समझेंगे कि अगर संज्ञा का पद परिचय आ जाए तो संज्ञा का पद परिचय कैसे करेंगे, सर्वनाम का आ जाए तो सर्वनाम का कैसे करेंगे, क्रिया का आ जाए तो क्रिया का कैसे करेंगे। तो हमारे पास अगर प्रश्न होंगे कि हम तो उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। तो एक एक करके चलो करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें ये पता चले किसी वाक्य में कि ये जो शब्द है हमारा ये संज्ञा है, क्या, ठीक है, अगर हमें किसी वाक्य में ये पता चले कि ये जो शब्द है ये हमारा संज्ञा है, तो हम उसके अंदर क्या क्या चीजें देखेंगे और क्या क्या हमें उसके पद परिचय में रखना होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा का भेद। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रश्न ऐसे अगर आपने अपने दिमाग में रख लिए ना तो पद परिचय करना आप लोगों को बहुत आसान रहेगा। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका, ये टॉपिक है, ठीक है, और ये सरल है, बहुत सरल है ये करना। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, संज्ञा का भेद देखेंगे, फिर उसके बाद उसका लिंग देखेंगे, फिर वचन देखेंगे, फिर कारक और फिर पुरुष। यानी पुरुष में अब आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे अब आप कहेंगे कि मैडम संज्ञा का पुरुष कैसे होगा, ये पुरुष तो हमने किस में देखा था, सर्वनाम में देखा था। तो देखो आपको ये पता है कि सर्वनाम में आपको प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ये दोनों आते हैं। जो अन्य पुरुष था मैंने बताया था कि अक्सर जो संज्ञा यानी नाम है किसी का उसके लिए अन्य पुरुष में रखते हैं। तो अगर कहीं पे आए बात तो आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में इसे रखा जा सकता है। उसके बाद देखो अगर हम यानी यहाँ तक देख लिया हमने, उसका भेद देखा, लिंग वचन कारक देखा, उसके बाद वाक्य में उसका अन्य पदों से क्या संबंध है, यानी वाक्य में दूसरे पद से उसका क्या संबंध है। जैसे हम कह सकते हैं, हमने इससे पहले जो वाक्य देखा था कि दीपक ने किताब पढ़ी, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में वाक्य का क्या है, ये एक कर्ता है, वाक्य का कर्ता। ठीक,
और वाक्य के अंग में वह क्या काम कर रहा है। मैंने बताया ही कि अब जब करता है तो वो क्या था, हमारा उद्देश्य था। तो इस तरह से आप इसमें ये प्रश्न लगाकर और किसी भी वाक्य का पद परिचय कर सकते हैं। किसके लिए? संज्ञा पद के लिए। अब यहाँ पे जो स्पेस दिया है, अब यहाँ पे आप लोग एक वाक्य लिखो और उस वाक्य का पद परिचय करके लिखो। यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे हम पहला वाक्य लेते हैं। यहाँ मान लो जैसे हमने वाक्य लिया यहाँ पर, मोहन आम खा रहा है। मोहन आम खा रहा है। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे ये कहूं, इस वाक्य में मोहन आम खा रहा है, इस वाक्य में संज्ञा का पद परिचय दीजिए। तो मुझे ये बताइए कि इस वाक्य में कितनी संज्ञाएं हैं। अब आपको यहाँ पता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो संज्ञा आपके सामने आती है। एक आती है मोहन और दूसरी आती है आम, यानी इस वाक्य के अंदर दो संज्ञाएं हैं। तो हम दोनों ही संज्ञा का पद परिचय यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे मोहन। हम मोहन संज्ञा की बात करेंगे कि मोहन संज्ञा क्या है। देखो, इससे आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहला जो हमने लिया था कि हम देखेंगे कि जो हमारी संज्ञा है, तो इस संज्ञा का कौन सा भेद है। तो आप यहाँ देखेंगे कि मोहन है, तो मोहन क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, साथ के साथ लिख लेना इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उसका लिंग क्या है। तो आपको पता है मोहन कौन सा लिंग हो जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। अब ये वचन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वचन है एक वचन, क्योंकि मोहन एक ही की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक वचन। और ये कारक क्या है, तो वाक्य में काम कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वाक्य का कर्ता हो गया। उतार लीजिएगा इसको, वाक्य का कर्ता। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कारक के बाद अगर हम इसके पुरुष की बात करें, तो क्योंकि ये मोहन है और किसी का नाम है, और हम इसमें ना तो मैं हूं ना तुम यानी आप, और ये कौन है, एक तीसरा बंदा है कोई, तो ये अन्य पुरुष में ही रहेगा। अगर हम इसके पुरुष की बात करेंगे तो हम यहाँ रख सकते हैं कि ये अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष। अब इसके बाद वाक्य में इसका संबंध क्या है, तो वाक्य में संबंध है, हम कह सकते हैं कि जो खा रहा क्रिया है उसका कर्ता है। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, खा रहा है, इसको उद्धरण चिन्ह में बंद करना है, क्रिया का कर्ता। ठीक है, ये संबंध है, क्रिया से दिखाया गया है संबंध कि भाई क्रिया से इसका क्या संबंध है। इसके बाद पॉइंट आता है हमारा, हम देख सकते हैं कि वाक्य के अंग में वह क्या है। तो आपको पता ही है वाक्य के अंग में क्या है, वाक्य का उद्देश्य है। ठीक, वाक्य का उद्देश्य। तो इस तरह से इसका पद परिचय हो गया। अब इस तरह से हमारा जो दूसरा है, दूसरी संज्ञा जो है इसमें वो क्या है, आम। तो हम यहाँ देखना है आम। अब इसके बारे में देखेंगे कि आम में संज्ञा का कौन सा भेद है। तो क्योंकि वह सिंपल वाक्य है हमारा कि मोहन आम खा रहा है, वो क्या है, एक फल खा रहा है। क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो फल में आम अपने आप में क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ पर जो आम की संज्ञा का भेद होगा वो व्यक्तिवाचक होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बात करें, ये तो हमारी संज्ञा हो गई। संज्ञा के बाद अब हम बात करेंगे इसके लिंग की। तो इसका लिंग भी क्या है, हमारा पुल्लिंग है। अगर मान लो यहाँ पर आम की जगह अगर रोटी होती, तो रोटी क्योंकि स्त्रीलिंग है तो फिर हम उसका वचन क्या करते, स्त्रीलिंग करते। तो ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं ना आप, कि अगर आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम बात करें
कि ये इसका वचन वचन हो गया एक वचन, आम खा रहा है, एक ही की बात कही है, ऐसा नहीं है कहा कि बहुत सारे आम खा रहा है, एक वचन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसका कारक कौन सा है, तो क्योंकि ये क्या है, इस पर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, तो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो क्या से प्रश्न भी आ रहा है, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा कर्म कारक है। ठीक है, क्या है, कर्म कारक है। इसके बाद हम बात करें अगर इसकी कि ये कौन सा मतलब वाक्य का कौन सा अंग है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर वाक्य के अंग की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वाक्य का उद्देश्य तो हो गया मोहन, और वाक्य का विधेय क्या है, खा रहा है, तो ये आम क्या हो गया, ये विधेय का विस्तार। मैंने आपको बताया था, समझाया था, तो वाक्य के अंग में क्या हो जाएगा, ये वाक्य में विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब मुझको ये बताइए कि आप लोग इसको ऐसे समझ पा रहे हैं, कर पाएंगे? इसके लिए आपका दिमाग चाचा चौधरी से भी तेज चलना चाहिए। यानी आपने जो संज्ञा से लेकर और कल तक यानी लास्ट की क्लास तक जो भी कुछ पढ़ा वो आपके दिमाग में एकदम तुरंत तुरंत आना चाहिए पेज के हिसाब से। और अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा ना इतनी तेज, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई ये तो मोहन तो हो गया उद्देश्य और क्रिया यहाँ पर विधेय, तो आम क्या होगा फिर, तो विधेय का विस्तार। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब आपने वाक्य के अंग पढ़े थे तो वाक्य के अंग आपने 2 भागों में बांटकर फिर 4 भागों में बांटा था, उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार। तो आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए, अगर वो चीज है तो उतनी ही तेज रफ्तार से आप इसको कर लेंगे, है ना। इसलिए ये सबसे लास्ट में किया जाता है। तो ये बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा दिया है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय पे हम क्या कह सकते हैं, अब ध्यान रखना, देखो आप लोगों को पेन चलाना है ज्यादा जल्दी जल्दी, तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ बताऊंगी, हम इसे जल्दी कवर करेंगे। सर्वनाम का पद परिचय, अब कोई वाक्य यानी वाक्य में अगर कोई शब्द आपका सर्वनाम आ जाए, उसके पद परिचय के लिए आपको किस किस चीज को देखना होगा। तो देखो यहाँ पे बात करेंगे कि सर्वनाम पद में किस भेद में है। अब हमने सर्वनाम के जब पद पढ़े थे तो हमने 6 प्रकार के सर्वनाम पढ़े थे, तो वो सर्वनाम आपके दिमाग में होने चाहिए। अगर वो सर्वनाम आपके दिमाग में है तो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर उसका वचन, लिंग, कारक और उसका पुरुष, ठीक है, उसी तरह से आ जाएगा। फिर बात करेंगे वाक्य के दूसरे पदों से उसका क्या संबंध है, तो वाक्य के दूसरे पदों से यानी वाक्य के पदों से अन्य पदों से उसका क्या संबंध है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। अब जैसे मान लो फिर आगे दिया है कि किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी अगर आपका सर्वनाम आया है और अगर वहां पे संज्ञा दी हुई है तो हम ये भी बता सकते हैं कि यह इस संज्ञा का सर्वनाम है और वाक्य के अंग में वह क्या है। ठीक है, तो ये चीज हमको बार बार हर किसी के लिए दोहरानी है। अगर वो है वैसा तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे, है ना। जैसे एक वाक्य यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो हमने वाक्य लिया, सर्वनाम के लिए आपको लिखना है, हमने वाक्य प्रयोग किया इसमें, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ वाक्य प्रयोग करेंगे हम। लिखिए, दीपू सुबह में टहलने जाता था। दीपू सुबह में टहलने जाता था, किंतु वह आज नहीं गया। किंतु वह आज नहीं गया। ठीक है,
वाक्य हमने लिखा और अब यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या किया गया कि इस वाक्य में आपको सर्वनाम का पद परिचय बताना है। तो ऐसे अब देखो प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है, शब्द को रेखांकित करके आपसे दे सकता है कि रेखांकित शब्द का पद परिचय बताइए, या आपसे कह सकता है कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय बताइए। तो आपको देखना है कि सर्वनाम क्या है, यहाँ पर है वह, ठीक, कि दीपू सुबह में टहलने जाता था और किंतु वह आज नहीं गया। तो यहाँ पे ये जो वह आया है, अब हमें इसका पद परिचय करना है। तो बस कर दीजिए, आप शब्द को लिखिए, यहाँ पर वह आ गया। अब आपको देखना है, शुरुआत यहीं से करनी है कि ये क्या है, एक सर्वनाम है। अब ये एक सर्वनाम है, तो अब सर्वनाम, ये तो हमें पता चल गई कि ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम का भेद कौन सा है, तो आपको ये बात पता है कि यहाँ पर वह शब्द के पीछे किसका बोध हो रहा है, किसका हो रहा है वो बोध, एक व्यक्ति का। और व्यक्ति कौन सा, दीपू है, ठीक है। तो एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब ये वह हमारा कौन सा सर्वनाम, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। हम कह सकते हैं हमारा सबसे पहला जो भेद हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, पुरुषवाचक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब मैम विधेय का विस्तार नहीं समझ आया। देखो, जिनको विधेय का विस्तार नहीं समझ में आया है, तो वो वाक्य की जो मैंने क्लास कराई थी और उसमें वाक्य के अंग पढ़ाए थे, उन्हें वो जाके पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास आपकी वो क्लास नहीं है जिसमें मैं आपको संज्ञा का भेद बताऊं, या मैं सर्वनाम का भेद बताऊं, या मैं क्रिया का भेद बताऊं। ये काम तो मैं पिछले 20 दिन से कर रही हूँ। तो जो भी आपको कुछ भी नहीं अगर समझ में आ रहा है, आपको अगर संज्ञा नहीं समझ में आ रही, आपको सर्वनाम नहीं समझ में आ रहा, या आपको वाक्य समझ में नहीं आ रहा, तो इन सबको समझने के लिए आपको उन पिछली क्लासों में जाना पड़ेगा जहां हमने इनको विस्तार से किया है। क्योंकि यहाँ मैं अब आपको ये बात नहीं समझा सकती, क्योंकि अगर मैं ये समझाने बैठूंगी तो बाकी सारी चीजें रूठ जाएंगी। वो कहेंगी अच्छा जी, क्या वाक्य के अंग इतना महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। तो यहाँ पर हम क्योंकि पद परिचय कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे उनका नाम ही लेना होगा। अब जो चीज नहीं समझ में आई है, तो पहले आप वो क्लासेस पढ़ें पूरी, जितनी भी दी है, यानी संज्ञा से लेकर वाक्य तक, और उसके बाद आप पद परिचय पढ़ें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको ये पता चल गया कि वह का जो संज्ञा का भेद, सर्वनाम का जो भेद है वो क्या है, पुरुषवाचक हो गया। अब हम देखेंगे कि वह में लिंग कौन सा है। तो अब आपको ये पता है इस किसकी मदद से आपको देखना पड़ेगा वह का लिंग, आपको क्रिया की मदद से देखना होगा, या फिर उसकी संज्ञा की मदद से। तो क्रिया गया लिखा है, और संज्ञा भी आपकी क्या है, दीपू। तो आपको ये बात ये दिमाग में है कि ये क्या है, एक पुल्लिंग है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इसका लिंग हो गया पुल्लिंग, वचन हो गया एक, क्योंकि दीपू हमारा एक है तो एक वचन हो गया। अब बात करते हैं हम इसके कारक की। अब कैसे हमें पता चलेगा कि ये कारक हमारा कौन सा है, तो हम यहाँ देखेंगे क्रिया में कि कौन नहीं गया, तो वह नहीं गया, वह मतलब दीपू। तो कौन नहीं गया यानी क्रिया किसने नहीं की, तो जिसने क्रिया नहीं की यानी काम करने वाला था, वो काम को करने वाला था, काम को करने वाला था, तो वो कारक कौन सा होता है, कर्ता कारक होता है। तो आप इस तरह से पहचान जाएंगे कि ये सर्वनाम वाक्य में क्या था, काम को करने वाला था। तो ये क्या हो गया हमारा, कर्ता कारक। क्या हो गया, कर्ता कारक। अब इसके बाद हम देखें अगला पॉइंट हमारा इसमें और क्या था कि ये वाक्य का क्या है। तो वाक्य का क्या है, तो अब हम यहाँ दे सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास ना यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक वाक्य ये है जो किससे बना, जो संज्ञा का परिचय दे रहा है, और दूसरा वाक्य किंतु वह आज नहीं गया, यह किसका परिचय दे रहा है, ये परिचय दे रहा है हमें सर्वनाम का। तो दूसरा वाक्य हमारा ये है। तो अब आपको वाक्य के अंग में इस दूसरे वाक्य में ही देखना है, तो क्योंकि वो भी क्या है हमारा वाक्य,
काम को करने वाला है, यानी आप इसकी मदद से देख सकते हैं। यदि कर्ता कारक लिख गया ना, तो वो वाक्य का कौन सा अंग होता है? वाक्य का उद्देश्य ही होता है। तो आप इस तरह से यहाँ पर वाक्य का उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं। वाक्य का क्या है? उद्देश्य। ठीक, अब इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर दिया, तो आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब इसमें जैसे मान लो अगर वाक्य में संबंध दिखाना चाहते हैं किससे? क्रिया से, तो कह सकते हैं कि गया क्रिया का कर्ता है। ठीक है, एक और भी इसमें इसका पद परिचय जुड़ सकता है कि जो हमारी गया क्रिया है, इसका गया क्रिया का कर्ता। ठीक है, गया क्रिया का कर्ता है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये था हमारा सर्वनाम का पद परिचय। अब इसके बाद आपको याद करना होगा कि सर्वनाम के बाद हमने क्या पढ़ा था। तो सर्वनाम के बाद हमने पढ़ा था विशेषण। अब विशेषण में जाएंगे, विशेषण की चीज़ों को देखेंगे। जितना भी विशेषण में हमने जितने भी प्रकार पढ़े थे, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ देखनी होंगी। अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो विशेषण ध्यान से ही नहीं पढ़ा, तो आप विशेषण की चीज़ों को, कि विशेषण में पद परिचय में ये चीज़ें पूछी जाती है, ये जानने के बाद जाके विशेषण पढ़ लीजिए। ठीक है ना? तो भी तभी समझ में आएगी चीज़ें। जैसे आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। जब हमसे दिया जाए, हमसे कहा जाए कि विशेषण पद का पद परिचय आपको करना है, तो हम उसके साथ क्या क्या चीज़ें देखेंगे? हम देखेंगे कि विशेषण का कौन सा भेद है। विशेषण में हमने भेद पढ़े थे, तो ये विशेषण का कौन सा भेद है। फिर देखेंगे किस विशेष्य का विशेषण है, यानी उसका विशेष्य क्या है, तो उसके बारे में भी लिखेंगे। फिर आएगा कि ये जो पद है, इसका लिंग क्या है, वचन क्या है, उसका पुरुष क्या है, और वो भी किसके अनुसार आएगा? वो आएगा उसके विशेष्य के अनुसार, यानी संज्ञा के अनुसार ही जो संज्ञा का लिंग वचन होता है, वही उसके विशेषण का लिंग वचन होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, एक एक बात बताई थी। अगर आपने चीजें नहीं याद करी होंगी तो आज प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर आपने चीजें याद करी होंगी तो आज जादू होने वाला है। आपको पूरा पद का भेद एक दिन में समझ में आने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद यदि प्रविशेषण है तो उसका विस्तार लिखना है, यानी उसके साथ कि ये इसका अप्रविशेषण है। अब और वाक्य में उसका अंग क्या है, तो वाक्य का अंग समझाया ही है। उद्देश्य और विधेय के बीच का हिस्सा विधेय, मतलब क्या होगा? विधेय का विस्तार, और उद्देश्य से पहले वाला जितना कुछ भी लिखा होगा वो उद्देश्य का विस्तार। इस तरह से आएगा समझ में। तो चलिए इसमें वाक्य प्रयोग कर लीजिए। एक वाक्य प्रयोग करने के बाद उसके बारे में कुछ कुछ चीजें लिख देते हैं हम। जैसे वाक्य लिखिए, मनुष्य को सदैव परिश्रमी होना चाहिए। वाक्य प्रयोग करते हैं। मनुष्य को सदैव परिश्रमी होना चाहिए। मनुष्य को सदैव परिश्रमी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि इस वाक्य में जो विशेषण है हमारा वो क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द दिया है हमारा परिश्रमी, परिश्रमी किसके लिए आया है? मनुष्य के लिए आया है, यानी इस संज्ञा के लिए आया है ये। तो परिश्रमी जो शब्द है वो हमारा विशेषण है। अब हमें इसका ही पद परिचय करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि ये जो परिश्रमी है ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है। इसकी विशेषता क्या है? इसके गुण को बता रहा है। किसको बता रहा है? गुण को बता रहा है। तो किसी भी संज्ञा का गुण बताने वाली जो विशेषण होता है वो कौन सा होता है? तो वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये हमारी जो ये शब्द है, ये विशेषण क्या हो जाएगा हमारा? गुणवाचक विशेषण। अब आपको ये पहचानने के लिए क्या करना होगा? विशेषण पूरा आना चाहिए, है ना। इसके बाद हम बात करें कि इसमें दूसरे नंबर पर हमने देखा था
कि विशेषण का विशेष्य बताना है, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य शब्द का मनुष्य विशेष्य कर लो शब्द की जगह, मनुष्य विशेष्य का विशेषण, यानी दूसरा पद परिचय इसका ये है, ये किसका विशेषण है? मनुष्य विशेष्य का विशेषण है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं कि जैसे इसका लिंग क्या है, इसका वचन क्या है, तो वो आप उसी से देख सकते हैं। भाई मनुष्य है तो मनुष्य आ गया हमारा, तो मनुष्य क्या है? पुल्लिंग होता है, मनुष्य के अनुसार लगाना है। अब वचन क्या है यहाँ पर? तो अब देखो इसमें जो मनुष्य है वो हमारा एक ही की बात कर रहे हैं हम, सिंगल की, बहुवचन तो इसमें है नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारा वाक्य में इसका अंग क्या है। तो वाक्य का अंग कैसे पहचानेंगे? कि मनुष्य को सदैव परिश्रमी होना चाहिए, इसमें कर्ता क्या है? मनुष्य, तो ये हो गया उद्देश्य। इसमें क्रिया क्या है? होना चाहिए, ये हो गया विधेय। अब कर्ता और क्रिया के बीच में जो भी शब्द लिखे हैं ये क्या है? विधेय का विस्तार है। तो ये बात आपको पता ही है। तो अब परिश्रमी कहाँ आ रहा है? कर्ता और क्रिया के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये विधेय का विस्तार कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है? विधेय का विस्तार है, विधेय का विस्तार वाक्य के अंग में विधेय का विस्तार कहलाएगा। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं आराम से। जिन भी छात्रों ने बहुत अच्छे से ध्यान से क्लासेस पढ़ी होंगी, पिछली 20 क्लास, उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और वो आराम से फटाफट कर पा रहे होंगे। और जिन भी छात्रों ने क्लास को सीरियस नहीं लिया है या वो भूल गए हैं, पढ़ा तो था, मैडम पढ़ा तो था पर थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, तो उनसे मैं कहूँगी दोबारा जाके सारी चीज़ों को जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जो ग्राफ समझाए थे, उन ग्राफ को साथ में रख लीजिए। अब क्रिया का भी, विशेषण का भी, जो मैंने सर्वनाम का बताया वो भी, और जो संज्ञा का बताया वो भी, ग्राफ अपने पास, वो क्या है? शॉर्ट ट्रिक है आपकी, तो उनको अपने पास रखिए और तब पद परिचय करिए आराम से। एक बार समझ में आया, सारी चीजें एकदम क्लियर है ना, याद रखने वाली चीजें हैं। चलो बात करते हैं क्रिया पद की। और ध्यान रखना, देखो ये जो पॉइंट मैंने बनाए ना, ये पॉइंट ही हैं जो आपको मदद करेंगे। आपको क्या करना है? कोई भी शब्द उठाना है, जैसे मान लो अब हम पहले क्रिया की बात कर लेते हैं। चलो पहले एक बार सारा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप किसी शब्द से मतलब निकालने की कोशिश करेंगे किसी वाक्य में। तो हम क्रियापद की बात करें तो क्रियापद में हमें क्या क्या देखना होगा कि क्रिया का भेद क्या है, और भेद में भी हमें क्या चीज कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, या फिर वो कोई और अन्य भेद में आई है। क्रिया का लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, उसका पुरुष क्या है, अगर है तो बताइए, नहीं है तो मत बताइए। ठीक, क्रिया किस काल और वाक्य में है, यानी अब क्रिया के साथ आपको क्या बताना है? काल भी बताना है कि क्रिया किस काल में प्रयोग हुई है और इसका वाक्य किस काल में आ रहा है, यानी वही बात। फिर कर्ता या कर्म से क्या संबंध रखती है, मतलब उसका कर्ता या कर्म से क्या संबंध है, ये हमें यहाँ पर देखना है। और वाक्य का अंग कौन सा है, यानी वाक्य के अंग में उसका रोल क्या है, ये आपको देखना है। और ध्यान रखिएगा, क्रिया अक्सर यानी 90% क्रिया आपकी विधेय ही कहलाएगी। तो ये आप एक नकल कर सकते हो। अब जैसे मान लो हम एक वाक्य लें क्रिया के लिए जैसे मान लो हमने कहा कि बच्चा रोटी खा रहा है, एक वाक्य ले लेते हैं इसी के साथ, और इसको समझाने की कोशिश करूंगी। यहीं पे लेती हूँ वाक्य ना, इसके साथ समझना, एक और दूसरे तरीके से समझाती हूँ। जैसे लिखा है, हमने वाक्य लिया बच्चा रोटी खा रहा है, खा रहा है। आपको इसके नीचे लिखना है इसका भेद, मैं इसकी बगल में लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए आपको।
तो आपको यहाँ पे नीचे लिखना है, ऐसे नहीं कभी मेरी तरह लिख लें वहां पर। तो हम बात करेंगे अब यहाँ पे कि हमारी क्रिया कौन सी है। हमें इस वाक्य में हमारी जो क्रिया है वो है खा रहा है, इसका पद परिचय हमको बताना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्रिया का भेद क्या है। हम बात करेंगे सकर्मक है या अकर्मक। हम कैसे पहचानेंगे कि क्रिया कौन सी है, तो हम बात करेंगे कि क्या खा रहा है, हमें उत्तर मिलता है रोटी खा रहा है, मतलब हमें उत्तर मिल गया। तो क्रिया कौन सी हो गई हमारी, सकर्मक क्रिया, है ना। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। ठीक, दूसरा पॉइंट देखेंगे क्रिया का लिंग वचन क्या है। तो हम देखेंगे कि खा रहा है, अब बच्चा खा रहा है यानी हमें बच्चे के आधार से ही, तो क्या हो गया, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। वचन की बात करें, एक ही बच्चा है तो एक वचन। हमारे सारे उदाहरण एक वचन के हो गए। चलो आगे कोशिश करते हैं, कोई दूसरे तरीके से लेंगे, है ना। एक वचन हो गया। उसके बाद हम बात करें कि क्रिया किस काल में है, तो किस काल में है अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो वाक्य में क्या आया, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए हुए हैं। तो कौन सा काल है हमारा, तो याद आ गया होगा आपको कि हमारा तात्कालिक वर्तमान काल की पहचान हमने करी थी, यानी अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान हमने करी थी कि रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। तो इसमें रहा है, रही आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, तात्कालिक वर्तमान काल, क्योंकि रहा है दिया है, तात्कालिक वर्तमान काल। दूसरा नाम इसका आपको पता है अपूर्ण वर्तमान है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पता चलता है। फिर इसके बाद हम बात करें वाक्य का अंग कौन सा है, तो वाक्य का अंग क्रिया है, तो क्रिया तो विधेय कहलाती है ना, तो वाक्य का विधेय है। वाक्य का अंग क्या हो जाएगा, वाक्य का विधेय। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, बिल्कुल। जिसको पद परिचय आता है उसको ये समझो आधी हिंदी उसको आती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई पूरा पार्ट 2 जो आपने पढ़ा संज्ञा से लेके वाक्य तक, वो सब कुछ तो जाना जाता है उसमें। अब पद परिचय आता है मतलब सब कुछ आता है ना। तो चलिए, इसलिए ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, चलो आगे, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद जैसे क्रिया विशेषण की बात करें, तो क्रिया विशेषण वाला अगर हम उदाहरण देखें, तो क्रिया विशेषण हमारा कहता है कि इसका पद परिचय कैसे करेंगे कि क्रिया विशेषण का भेद क्या है। तो क्रिया विशेषण में भी हमने भेद देखे थे, है ना। फिर आएगा कि किस क्रिया का क्रिया विशेषण है, हमें क्रिया का क्रिया विशेषण बताना है, और वाक्य में फिर इसका अंग क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारी क्रिया, जो हमारा क्रिया शब्द है वो विधेय हो जाता है, तो क्रिया विशेषण तो विधेय से पहले ही होगा। तो अक्सर क्रिया विशेषण हमारे विधेय का विस्तार ही कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे है, जैसे मान लो हमने कहा कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, वाक्य प्रयोग कर लेते हैं और इसमें देखेंगे हम। वाक्य है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ये वाक्य हमने लिख लिया, ठीक है। तो अब चलिए देखिए, बात करना है अब हम इसमें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो पहचानेंगे कि इसमें हमारी क्रिया विशेषण क्या है। तो आपको पता चलता है कि तेज जो है ये हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। अब बात करेंगे कि क्रिया विशेषण, तो ये आ गया। क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है, तो आपको पता होगा हमने क्रिया विशेषण पढ़ा ही था, 4 प्रकार का होता है, जिसमें हमने पढ़ा स्थानवाचक, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कालवाचक, जिसमें हमने पढ़ा उसकी रीतिवाचक। तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि ये तेज दौड़ता है, ये किसको बता रहा है, उसकी रीति को रीति को बता रहा है कि किस तरह से दौड़ता है ना। तो ये क्रियावाचक हमारा क्या हो गया यहाँ पर, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, ये तो इसका भेद हो गया कि किस क्रिया का विशेषण है वो,
किस क्रिया का? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दौड़ता क्रिया का अगला पद परिचय इसका देंगे, दौड़ता है क्रिया का क्रिया विशेषण। दौड़ता है क्रिया का क्रिया विशेषण, तो इसका क्रिया विशेषण हो गया। और वाक्य में अंग कौन सा है? तो वाक्य में अंग अब आपको पता है, ये तो है हमारा विधेय, ठीक है, दौड़ता है, और घोड़ा हमारा उद्देश्य है, इसके बीच का आ रहा है यानी विधेय का विस्तार है। तो ये हमारा वाक्य में क्या हो जाएगा? वाक्य में विधेय का विस्तार, वाक्य में विधेय का विस्तार। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसको। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यानी यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, हम बात करें अगर एक बार फिर से हम संज्ञा के पास जाएं, तो यही हमारा पद परिचय है किसी भी उसके लिए। जैसे यहाँ पर हमारा वाक्य, अगर हमने कोई भी वाक्य लिया तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस संज्ञा का भेद क्या है। ये हमारे पास हिंट है, ये क्या है? एक तरह से ये हिंट है। कोई भी वाक्य दिया, कोई भी शब्द दिया, आपको अपने दिमाग में रखना है सबसे पहले उसका भेद क्या है, फिर उसका लिंग वचन और कारक क्या है, फिर उसके बारे में उसका अन्य पदों से संबंध क्या है, जैसे क्रिया से संबंध हम लगाएं ऐसे। वाक्य में कौन सा अंग है, यानी किस अंग के अंदर वह काम कर रहा है। तो ये सब आपके क्या हो गए? किसी भी पद का परिचय हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। जब आपको सारी चीजें आती हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ ही एक और टॉपिक है इसमें आपका, और वो है पदबंध। अक्सर पूछा जाता है कि पदबंध क्या होता है। तो चलिए देखिए, मैंने ये आपका पदबंध से पहले पद परिचय लिया था कि सबसे पहले हम पद परिचय को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद पदबंध को समझेंगे। हमें जब पद परिचय समझ में आ जाता है तो पदबंध भी बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो ना समझ में आए आपको। सारी चीजें धीरे धीरे सब समझ में आ जाती है। चलिए देखिए, बात करते हैं कि अब पदबंध क्या है। तो सबसे पहले परिभाषा पे फोकस करना है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा ही वो होती है, वो की जो आपको समझाती है कि आप जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली है क्या। तो परिभाषा क्या कहती है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की विशेषता का काम करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कुछ शब्द जैसे एक ही इकाई की तरफ फोकस करते हैं, आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे कुछ शब्द मिलकर किसी संज्ञा की तरफ फोकस करेंगे तो वो संज्ञा के पदबंध कहलाएंगे। कुछ शब्द मिलकर अगर किसी क्रिया की तरफ फोकस करेंगे तो वो क्रिया पदबंध कहलाते हैं। कुछ शब्द मिलकर अगर विशेषण की तरफ फोकस करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विशेषण पदबंध कहलाते हैं। तो बस यही है यहाँ पर, और यही इसी चीज को आपको इसमें समझना है। जैसे हम बात करें कि पदबंध मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध हमारा क्या कहता है कि जिसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद किसी संज्ञा को ही स्पष्ट करते हों या संज्ञा की विशेषता दिखाते हों, संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वाक्य से समझने की कोशिश करेंगे इसको। सबसे पहले वाक्य प्रयोग करिए इसमें। जैसे मान लो हमने लिखा कि रात में पहरा देने वाला चौकीदार कल कोरोना का शिकार हो गया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। रात में पहरा देने वाला रात में पहरा देने वाला चौकीदार कल कोरोना का शिकार हो गया।
देखो, तो यहाँ पे हमने वाक्य लिखा कि रात में पहरा देने वाला चौकीदार कल कोरोना का शिकार हो गया। अब देखो, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या कुछ ऐसे शब्द हैं या शब्दों का समूह है जो किसी एक शब्द की ओर फोकस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रात में पहरा देने वाला, ये जो एक शब्द समूह है, ये फोकस कर रहा है चौकीदार शब्द को, है ना। चौकीदार कौन है? रात में पहरा देने वाला चौकीदार को फोकस कर रहा है। अब ये चौकीदार यहाँ है कौन? चौकीदार इस वाक्य का क्या है? इस वाक्य के अंदर एक संज्ञा है। तो ये क्या है? संज्ञा है। तो जब ये संज्ञा है यानी चौकीदार की हम बात कर रहे हैं, तो ये इसमें ये पद आए हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि यहाँ संज्ञा पदबंध है। यानी किसी संज्ञा को ही फोकस करने के लिए यहाँ पे कई सारे जो शब्द समूह आए हैं, ये संज्ञा को फोकस कर रहे हैं, तो ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ऐसे ही वाक्य होता है। मान लो एक और वाक्य आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे एक वाक्य लिख लो कि मेरे प्यारे होनहार छात्रों, समय का ध्यान रखो। अगर ये वाक्य हमने दिया कि मेरे प्यारे होनहार छात्रों, समय का ध्यान रखा करो, तो ऐसे वाक्य, अगर इस वाक्य में हम कहें कि इस वाक्य में पदबंध कौन सा होगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे प्यारे होनहार छात्र, यानी छात्र के लिए मेरे प्यारे होनहार, ये एक शब्द समूह का प्रयोग किया गया है। और वो छात्र शब्द यहाँ पर क्या है? वो एक संज्ञा शब्द है। तो एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा को फोकस करने के लिए वो सारे शब्द आए हैं, तो इसीलिए इस वाक्य में संज्ञा पदबंध कहलाएगा। ठीक, इस तरह से ये भी बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। यानी आपको ध्यान देना है कि वाक्य में 2, 3, 4 शब्द मिलकर जिस भी पॉइंट को, जिस भी चीज को फोकस कर रहे हैं, वो उसका पदबंध कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध में आप वाक्य प्रयोग करके देखिएगा कि जैसे इसमें दिया पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता हो। वाक्य प्रयोग करिए। इसमें एक वाक्य हम लेते हैं कि जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, लिखिए इसमें, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, वे जीवन में सफल रहते हैं। देखो, हमने वाक्य लिया, जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं वे जीवन में सफल रहते हैं। अब यहाँ पर जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, ये जो एक शब्द समूह आया है, ये किसको फोकस कर रहा है? ये एक सर्वनाम को फोकस कर रहा है। वे क्या है? अपने आप में सर्वनाम है, तो सर्वनाम को फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य के अंदर सर्वनाम पदबंध होगा। हम क्या कहेंगे इस वाक्य में कि ये क्या है? हमारा एक सर्वनाम पदबंध है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। उतार लो इसको। अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध भी ऐसा ही होगा, यानी कोई शब्द समूह मिलकर किसी विशेषण को फोकस करेगा तो वो विशेषण पदबंध कहलाएगा, या विशेषण की तरह काम करेगा। ठीक है, या तो विशेषण को फोकस करे या विशेषण की तरह काम करे वो शब्द समूह, तो वो क्या कहलाएगा? पदबंध कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, विशेषण पदबंध। पदों का वैसा समूह जो किसी विशेषण की तरह काम करके किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो। ठीक है, यानी आपको देखना है कि पदों का ऐसा समूह जो किसको बता रहा है? विशेषण को बता रहा है। जैसे उदाहरण इसमें आप ले सकते हो
कि जैसे हम कहें कि आप मेरे लिए एक सचित्र, सुंदर और सामाजिक, आप मेरे लिए एक सचित्र, सुंदर और सामाजिक उपन्यास लेकर आना। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है, यहाँ आपको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे बात की गई है एक सचित्र, सुंदर और सामाजिक, ये सारे शब्द वो हैं जो विशेषण का काम कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? उपन्यास के लिए। तो विशेषण का काम कर रहे हैं और काफी सारे ये शब्द इकट्ठे हो गए, तो ये कई सारे, यानी इस पूरे वाक्य में जो जोर है, जो फोकस है, वो किसका है? विशेषण वाले समूह का है। तो ये इस वाक्य के अंदर हमारा क्या कहलाएगा? विशेषण पदबंध कहलाएगा। यानी विशेषण पदबंध, यानी पद का ऐसा बंध है जो किसको दिखा रहा है? विशेषण को दिखा रहा है, तो इसलिए इसमें विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, इसे उतार सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जैसे क्रिया के बारे में हम बात करें, क्रिया पदबंध क्या कहलाता है, यानी क्रिया पदबंध क्या होता है? क्रिया पदबंध होता है जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का काम कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं जहां पर अक्सर हमारी संयुक्त क्रियाएं आती हैं, वैसे वाक्यों में अगर हम पदबंध की बात करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? क्रिया पदबंध कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, मानो हमने कहा कि बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा रोते रोते सो गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आपको पता है कि रोते रोते सो गया, ये क्या है? एक क्रिया को ही दिखा रहा है, तो इस वाक्य के अंदर क्रिया पदबंध है। ठीक है, फोकस किस पे हो रहा है? क्रिया पे हो रहा है। क्रिया के लिए ही बहुत सारे शब्द आए, कई सारे शब्द मिलकर एक ही क्रिया बता रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। अब इसके साथ अगला देख लो, उसी तरह का आपका क्रिया विशेषण भी होता है। क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध वो क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर जैसे दिया है, पदों का वैसा समूह जो किसी क्रिया विशेषण की तरह काम करके किसी क्रिया की विशेषता बताते हों, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। यानी पदों का ऐसा झुंड या ऐसा समूह जो किसको बताता है? क्रिया विशेषण की तरह काम करे। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, मान लो हमने कहा एक उदाहरण लिया कि दरोगा गुस्से में बड़े जोर से, जैसे हमने कहा दरोगा गुस्से में बड़े जोर से दांत पीसते हुए जा रहा था। अब जैसे देखो ये वाक्य है हमारा, इसमें दिया है जा रहा था, क्रिया तो ये है। इस क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि बड़े जोर से दांत पीसते हुए, मतलब उस समय ऐसी क्रिया करते हुए जा रहा था दरोगा। तो यहाँ पर जो ये शब्दों का समूह है, ये फोकस कर रहा है क्रिया की विशेषता को बताने के लिए कि वहां से जा रहा था और गुस्से में दांत पीसते हुए जा रहा था। तो ये क्रिया विशेषण की तरह से काम कर रहा है ये शब्द समूह, तो इसीलिए ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा, या हम कहेंगे कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है।
ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट किए, क्रिया विशेषण पदबंध और पद परिचय। तो पदबंध और पद परिचय इन दोनों को ही करने के लिए आपको जो आपके पद के भेद हैं वो पूरी तरह से आपके एकदम से मतलब कहें कि पूर्ण रूपेण आपको वो आने चाहिए, पूरी तरह से आपको कंप्लीट रूप से आने चाहिए, तो आप उनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये हमारा पॉइंट खत्म हो चुका है। और इसी के साथ साथ हमारा जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 हमारा, अगर हम सामान्य हिंदी में बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 हमारा होता है पद के भेद। पद के भेद में संज्ञा से लेकर वाक्य तक। तो संज्ञा से लेकर वाक्य तक जो हमारा आता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो क्लास शुरू होगी, यानी अगली क्लास जो हमारी होगी वो अलंकार की होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अब हम हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी साहित्य दो प्रकार का होता है। एक होता है जो सामान्य हिंदी के अंदर हिंदी साहित्य होता है, और एक हिंदी साहित्य जो सब्जेक्टिव होता है। तो हम जो यहाँ पर हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं वो हम केवल वनडे एग्जाम के लिए पढ़ने वाले हैं। यानी जो हमारा एक ही दिन में परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप से जो हमारी परीक्षा होती है, उसमें जो हमारा हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो वाला हिंदी साहित्य हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी इसमें हम विस्तार से चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे कि हम सब्जेक्टिव लिखना सीखेंगे, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। यानी ये वाली, अब चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अब इसमें आपका चाहे संक्षेपण हो, चाहे आपका पत्र लेखन हो, चाहे आपका रस हो, छंद हो, अलंकार हो, ये सारी चीज़ें हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनको। तो कल से जो हमारी क्लास होगी वो अलंकार की क्लास होगी। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो, आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक में, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ, और आने वाली जितने भी टॉपिक हैं उनमें तो हम एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।